गाइस मैं फिर से आप लोगों को वेलकम कर रही हूँ स्टडी विद मी चैनल में। एंड आप लोग अगर वीडियो देखोगे तो गाइस कंप्लीट देखना, ठीक है माय स्टूडेंट्स, कंप्लीट देखना है आप लोगों को वीडियो। अगर आप लोग वीडियो स्किप करके देखोगे, वीडियो का आधा देख के छोड़ दोगे तो आप लोगों को आधा ज्ञान मिलेगा। एंड यू नो दैट कि आधा ज्ञान बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, राइट। सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2, ओके, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2। एक्सप्लेन मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जब एग्जाम में लिखो तब याद करने से मुश्किल होता है, बट एक्सप्लेन अगर आप लोगों के पास मतलब दिमाग में बैठा है वो जो चीज़ जो शब्द मैंने बोले हैं, तो आप लोग एग्जाम में एक शब्द भी याद आ जाए ना तो काफ़ी है पूरा सेंटेंस बना के लिखने के लिए, ठीक है। तो मैं उन ऑब्जेक्टिव्स या चैलेंजेस या कुछ भी यहाँ पे जो भी कुछ कवर कर रही हूँ वो सब एक कवर कर रही हूँ, ठीक है, एक में। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रही हूँ तो वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ आप सार्क में ही नहीं लिख पाओगे, बल्कि आसियान, यूरोपियन यूनियन, किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑब्जेक्टिव्स को आप फिट कर पाओ। इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पे लिखे। एंड वो सारे मतलब सबके जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है ना, सार्क के अलग से ऑब्जेक्टिव लिखोगे, आसियान के अलग से पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने जो इन सब के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है, इन सब के कॉमन चैलेंजेस जो इन लोगों को झेलने पड़े थे, इन सब के कॉमन फंक्शंस एंड रोल्स, इन सब के कॉमन कंपोजिशंस जो है मैंने क्या किए हैं यहाँ पे निकाल के रखे हैं। एंड प्रिंसिपल तो सिर्फ एक का है सार्क का, तो सार्क का प्रिंसिपल तो आप लोगों को अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने पहला वाला जो वीडियो दिया है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, उसमें भी मैंने समझा रखा है, मैं उसको भी आप लोगों के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको भी देख सकते हो। बट वीडियो अगर देखोगे तो कंप्लीट देखो ताकि कंप्लीट समझ पाओ, ठीक है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा जाते हैं हमारे सिलेबस के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं आप। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो इंसानों के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो। अगर इंसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो वो उस चीज़ को बनाएगा ही क्यों? ह्यूमन बींग्स के लिए अगर कुछ फ़ायदेमंद होगा, अगर वो चीज़ ह्यूमंस के लिए अच्छा होगा, पीपल के लिए अच्छा होगा, पीपल की अच्छाई के लिए रखा होगा, तभी तो वो चीज़ बनाएंगे ना। अगर ह्यूमंस की अच्छाई के लिए नहीं होगा तो बनाएंगे ही, राइट। ह्यूमन को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा तो वो चीज़ तो इंसान बनाएगा ही नहीं ना। जो अपने फ़ायदे के लिए फ़ायदे में यूज़ हो सकता है उसी चीज़ को ही इंसान बनाता है। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए? टू प्रोमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, ओके, टू प्रोमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इवन उनकी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव हो सके, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके, मतलब उनके लाइफ के स्टैंडर्ड्स बढ़ सके। गरीब के गरीब ही नहीं रहना चाहते ना कोई भी, हर कोई अमीर बनना चाहता है। इतना अमीर नहीं अंबानी टाटा बिरला के जितना अमीर नहीं, बट इतना अमीर कि वो खा पी ला सके, मतलब खा पी के कपड़े वपड़े लगा सके, इतना अमीर इंसान बनना चाहता है, राइट। सो इतना अमीर बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी लाइफ मतलब क्वालिटी में इंप्रूव लाना पड़ेगा। एंड क्वालिटी में इंप्रूव कैसे लाएगा? वो खुद तो नहीं ला सकेगा ना, क्योंकि उसके पास उतनी सैलरी, उतनी प्रॉफिट्स, उतने वो नहीं है। सो ये लाइफ की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कौन लाता है? ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो सारी तरफ से इंसानों की मदद करते हैं एंड उनको एक प्रोमोट होने का, एक इंक्रीजमेंट लाने का अपनी लाइफ में मौका देते हैं। सो टू प्रोमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एंड उनके कुछ भलाई के लिए, कुछ मतलब उनकी भलाई को प्रमोट करना ही सारी ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव होता है। एंड दूसरा है टू प्रोमोट एंड स्ट्रेंथन सेल्फ रिलायंस अमंग नेशंस बाय वर्किंग टुगेदर। अगर सब लोग मिलके काम करेंगे तो देश के बीच में क्या होगा? देश के बीच में एक मतलब मजबूत सी क्या बनेगी, मतलब एक दूसरे से अच्छा मेल मिलाप बनेगा, राइट। मिलजुल के रहेंगे लोग तो क्या होगा? मतलब अगर एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा? एक साथ काम करने की वजह से जो नेशंस के बीच में जो संबंध है वो मजबूत हो जाएंगे, ठीक है, वो मजबूत हो जाएंगे, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, राइट। सो टू प्रोमोट एंड स्ट्रेंथन सेल्फ रिलायंस अमंग नेशंस बाय वर्किंग टुगेदर। क्या है दूसरा ऑब्जेक्टिव? टू प्रोमोट एंड स्ट्रेंथन सेल्फ रिलायंस अमंग नेशंस बाय वर्किंग टुगेदर। एक साथ काम करके अगर हम लोग देश के बीच सेल्फ रिलायंस प्रोमोट एंड स्ट्रेंथ कर सके तो वो भी क्या है? उस चीज़ का ऑब्जेक्टिव है। उसका कारण क्या है? ऑब्जेक्टिव मीन्स वो ये संगठन क्यों बनना चाहता है, इन सब चीज़ों को, वेलफेयर, इंसान की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होना चाहता था। सेल्फ रिलायंस बढ़ाने के लिए अमोंग द नेशंस ये चीज़ फॉर्म होना चाहता था बाय एक साथ काम करके, ठीक है। एंड दूसरा है म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट डेवलप करने के लिए एक दूसरे के नेशंस के बीच में। क्या होता है? अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नेशनल मतलब सिर्फ एक कंट्री तक सीमित ना रह के इंटरनेशनल में बन जाती है तो दो नेशंस को बिलीव करने में मुश्किल होगा ना। सो ये किस लिए बना है? ये इसीलिए बना है कि म्यूचुअल ट्रस्ट बन सके,
ठीक है। लाइक अब मैं इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन खोल दूंगी तो इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन अगर यूरोप में जाएंगे, अगर किसी इंग्लैंड में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, तो वहाँ के लोग उसको ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे ना उस ऑर्गेनाइजेशन में। उन लोगों को लगेगा कि इंडिया के फायदे के लिए बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसमें सपोर्ट क्यों करें, राइट। इंडिया ग्रोथ करेगा इसको, हम अगर हमने इसको सपोर्ट किया तो इंडिया की वेलफेयर, मतलब इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी ना, हमारी इकोनॉमी तो नहीं बढ़ेगी, तो हम इसको सपोर्ट क्यों करें। मतलब उनको भरोसा नहीं होता है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। तो क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर उन लोगों को भरोसा नहीं होता है, तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं बनता है यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकेंगे। बट अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बने जो सबके हित के लिए हो, जो सारी नेशंस के हित के लिए हो, जिसमें सिर्फ एक नेशन का राजा रूल ना करे, बहुत सारे नेशंस के राजा एक लीडर की तरह काम करे, बहुत सारे देश के लोग मिल के अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन खोले एंड वो सब अपने पूरे जो भी देश वहाँ पे जुड़े उन सब के हित के लिए अगर कुछ सोचे, तो क्या होगा, तो लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक ट्रस्ट डेवलप होगा ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना है, ताकि म्यूचुअल ट्रस्ट बने, एक दूसरे की कंट्री के बीच में क्या बने, म्यूचुअल ट्रस्ट बने, साथ साथ में समझदारी भी बने। लाइक मतलब एक दूसरे के जो भी मतलब जो भी पॉलिसीज वगैरह वो निकालेंगे उन सब चीज़ों को समझ सके वो लोग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बने, मतलब एक दूसरे के बीच समझ बने और सम्मान भी बढ़े। इन सब चीज़ों के लिए क्या किया गया है, ऑब्जेक्टिव से है, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप किए गए हैं। क्यों डेवलप किए गए, 3 मैंने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए हैं, ओके। 6 ऑब्जेक्टिव्स लिखना पड़ेगा बट मैंने 3 डिस्कस कर लिए। लेट्स रिवाइज इट अगेन, ओके। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू promote welfare of the people and improve the quality of their life, okay, to promote welfare of the people and improve the quality of their life। दूसरा क्या था, टू promote and strengthen, किस चीज को promote and strengthen करना था, self reliance को among the nations by working together, to promote, okay, to promote and strengthen the self reliance among the nations by working together। फिर तीसरा क्या था, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, तीसरा ऑब्जेक्टिव था म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना एक दूसरे के कंट्री के बीच में, टू बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट अमॉन्ग द नेशंस, अमॉन्ग द मेंबर कंट्रीज, मेंबर स्टेट्स, ओके, कंट्रीज नहीं बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस में, कंट्रीज वर्ड यूज़ नहीं होता है, या तो नेशंस यूज़ करो या तो स्टेट यूज़ करो, ठीक है, सॉवरेन स्टेट। तो टू बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट अमॉन्ग दी मेंबर स्टेट्स वहाँ के जो भी मेंबर नेशंस, मेंबर स्टेट्स थे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर क्या डेवलप हो, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप हो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सीखे वो लोग एंड एक दूसरे के साथ समझदारी से काम करें, ठीक है, इसके लिए बना होता है ये ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरा है कॉपरेशन बढ़ाने के लिए विद अदर डेवलपिंग नेशंस। अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग डेवलप करेंगे तो क्या होगा, हमारा देश ग्रो करेगा ना, हमारा देश ग्रो करेगा, जो भी कंट्रीज़ वहाँ पे मतलब लाइक अब देखो इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, मालदीव शायद, भूटान, नेपाल, ये सब क्या है, सार्क के मेंबर कंट्रीज़ है ना, अफगानिस्तान, ये सब सार्क के मेंबर कंट्रीज़ है। तो सार्क के मेंबर कंट्रीज़ में अब यहाँ देखो इतने कंट्रीज़ में सबसे बिग ब्रदर के रूप में इंडिया को कहा जाता है, ठीक है, एशियन नेशंस, मतलब ये साउथ एशियन के जो भी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी कॉपरेशन है सार्क का फुल फॉर्म। तो सार्क के अंडर जो भी कंट्रीज आते हैं उनमें से सबसे मतलब शक्तिशाली देश है इंडिया, ओके, सबसे मजबूत देश है इंडिया। मैं किसी देश की भावनाओं को वो नहीं कर रही हूँ, बट सबसे अब ऐसे बताया जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पावर रखने वाला कंट्री है इंडिया, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इनमें से कंट्री है इंडिया, ठीक है। तो इंडिया को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एज अ बिग ब्रदर काम करना पड़ता है, क्योंकि इसकी जोग्राफिक साइज़ बड़ी है, जियोग्राफिक साइज़ बड़ी है, मतलब इसकी क्या है, बाकी देश से ज़्यादा क्षेत्रफल इसका बड़ा है, ठीक है, पावर बड़ी है इसकी, मिलिट्री फोर्सेस बड़ी है इसकी, पॉपुलेशन भी बड़ी है इसकी, राइट, डेवलपमेंट भी इसकी बड़ी है। सो ये क्या होता है, ये बाकी देश को लीड करता है, बाकी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी ये लीड करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक बिग ब्रदर भी कंसिडर किया गया है साउथ एशियन नेशंस का। बट अब यहाँ पे क्या होता है कि अब देखो इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है ना, इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है। सो बाकी डेवलपिंग नेशंस लाइक अब पाकिस्तान आके अथवा बांग्लादेश आके अथवा छोड़ो लो भूटान और नेपाल आके इंडिया के साथ कोऑपरेट करेंगे, तो इंडिया के साथ साथ उनका भी क्या हो जाएगा, इकोनॉमी बढ़ जाएगा ना, उनकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी तो वो भी डेवलप करने लगेंगे, जब वो डेवलप करने लगेंगे तब क्या होगा, उनका फ़ायदा होगा। सो अगर ऐसे किसी डेवलपिंग नेशन के साथ वो मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं तो डेवलपिंग नेशन के साथ साथ वो भी बढ़ने लगेंगे। डेवलपिंग नेशन लाइक अब देखो इंडिया में मिडिल क्लास स्टैंडर्ड के लोग बहुत ज़्यादा है, तो मिडिल क्लास स्टैंडर्ड के लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, अमीर लोग उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, अमीर लोग उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते, वो लोग बहुत लिमिट में रहते हैं, ठीक है,
हम इन मिडिल क्लास से ज़्यादा बहुत लिमिट में रहते हैं, उतने कचर पुचर नहीं खाते ये लोग जिससे टैक्स बढ़ता है गवर्नमेंट का। वो लोग ऐसे वैसे कुछ भी नहीं खाते हैं, ठीक है। अमीर लोग बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी हाई होती है। सो जो भी ज़्यादा खर्चा करने वाले लोग होते हैं वो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके पास पैसे भी उतने नहीं होते, फिर भी वो मतलब जितना कमाते हैं वो उतना खर्चा करके ख़त्म कर देते हैं। तो मिडिल क्लास लोगों की वजह से क्या होती है, देश की इकोनॉमी बढ़ती है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग इतना कुछ खरीदते हैं कि टैक्स ऑटोमेटिकली टैक्स की वजह से ही बहुत कुछ मतलब उड़ जाता है। अब देखो, एक हर कोई इंसान दिन में अगर दिन का चलो गैस वैस खाना करके दिन का 100 रुपये ही वो खा लेगा, तो सोचो गवर्नमेंट को 10 रुपये टैक्स मिल रहा है एक फैमिली से, तो कितनी करोड़ों फैमिली है इंडिया में। अगर एक इंसान से 1 ही रुपये भी टैक्स मिल जाए ना, तो एक दिन का 2-3 करोड़ उठ जाएगा। 2-3 क्या, ज़्यादा करोड़, 5-10-15 करोड़ उठ जाएगा टैक्स की वजह से गवर्नमेंट को, ठीक है। ऐसी है इकोनॉमी इंडिया की, एग्जाम्पल दे रही हूँ, नॉट एग्जैक्टली ओके। तो मतलब ऐसी है इकोनॉमी इंडिया की कि मतलब इतनी डेवलपिंग, ये एक डेवलपिंग नेशन है ना, इसमें इतने सारे मिडिल क्लास लोग हैं कि वो टैक्स के जहाँ पे भी टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, वहाँ पे वो जाकर इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, एक दिन में एक बार तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। एंड जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा एंड गवर्नमेंट के पास सैलरी बढ़ेगी, एंड उसी सैलरी को वो हमें दे के फिर हमें और काम कराते हैं, एंड दैट्स फाइन ऑल्सो। मैं इस चीज़ को गलत नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब एक कॉपरेशन बन रहा है ना यहाँ पे, किसके बीच में, यहाँ पे किसके बीच में कॉपरेशन बन रहा है, गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में, कॉमन पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच में एक कॉपरेशन बन रहा है ना। तो वैसे ही अगर डेवलपिंग नेशंस के साथ भी कॉपरेशन बढ़ पाएगा तो हमारा देश इम्प्रूव हो पाएगा, हमारा देश डेवलप हो पाएगा बोल के बाकी के जो डेवलपिंग नेशंस है उनके साथ कॉपरेशन बढ़ाने के लिए ये बना है ऑब्जेक्टिव, टू इंक्रीज कॉपरेशन अमॉन्ग दी डेवलपिंग नेशंस विद अदर डेवलपिंग नेशंस। बाकी जो डेवलपिंग नेशंस है उनके साथ कॉपरेशन बढ़ाने के लिए भी ये डेवलप हुआ है। टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन। अगर कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ता है तो अपना फ़ायदा तो देखता है ना, सोशल प्रोग्रेस देखता है कि मतलब मेरे देश के लोग कितने प्रोग्रेस कर पाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, कितनी इकोनॉमी बढ़ेगी हमारी, एंड अगर कल्चरल डेवलपमेंट हो पाए तो वो बहुत बढ़िया है, कल्चर कितना डेवलप करेगा, उस सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं, इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए ये सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल डेवलपमेंट एंड व्हाट, सोशल प्रोग्रेस। कल्चरल डेवलपमेंट हो, कल्चर डेवलप करे, एंड सोशल प्रोग्रेस हो, एंड इवन इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ हो बोल के ही ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। टू इम्प्रूव economic growth, to improve या to increase economic growth, social progress and cultural development in the region, okay। दूसरा है टू क्रिएट अ पीसफुल एंड स्टेबल इन्वायरमेंट थ्रू कॉपरेशन। अगर देखो, अगर कोई 2 या 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी मतलब कंट्रीज अगर क्या करते हैं, कंट्रीज अगर कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ अगर वो लोग कॉपरेट करने लगे तो झगड़े कम होंगे ना, एंड झगड़ा फसाद जब कम होगा तब क्या होगा, पीसफुल एंड शांति, मतलब एक शांति वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। जब शांति वाली स्थिति पैदा हो जाएगी तब वहाँ का इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली स्टेबल रह जाएगा, मतलब वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा ग्रोथ करने लगेगी, क्योंकि अब वेस्टेज नहीं हो रहा है ना, वॉर के नीड्स को फुलफिल करते करते क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है कभी कभी। तो इतने गरीब देश है जो अगर वॉर हो जाए तो वॉर करते करते उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, इतने गरीब भी देश है इंडिया में, ओके, इंडिया में नहीं सॉरी, वर्ल्ड में, ठीक है। तो क्या होता है कि एक शांति बनाने के लिए एंड स्टेबल क्या बनाने के लिए, स्टेबल इन्वायरमेंट बनाने के लिए, ठीक है, शांति के बनाए रखने के लिए एंड स्टेबल इन्वायरमेंट बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉपरेट करना पड़ता है। अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, झगड़े फसाद होंगे, अगर कॉपरेट करेंगे तो झगड़े फसाद नहीं होंगे, शांति बनी रहेगी एंड स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी, ठीक है, स्टेबल इन्वायरमेंट भी बना रहेगा। सो टू क्रिएट अ पीसफुल एंड स्टेबल इन्वायरमेंट, ठीक है, टू क्रिएट अ पीसफुल एंड स्टेबल इन्वायरमेंट, कॉपरेशन इज इम्पॉर्टेंट। थ्रू कॉपरेशन भी इसको कह सकते हैं। टू हेल्प इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। ये किस लिए बने होते हैं, ये इसीलिए बने होते हैं कि मतलब लाइक हेल्प करने के लिए इकोनॉमिक लेवल में, इकोनॉमिक फील्ड में, सोशल फील्ड में, कल्चरल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में हेल्प कर सके, इसीलिए भी ये बनती है। अगर देखो अब लाइक अब भूटान में कोई प्रॉब्लम आ गया, भूटान में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, टेक्निकल मतलब किसी चीज़ में टेक्निकल फील्ड में, भूटान की टेक्निकल फील्ड में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो इंडिया के साथ हेल्प मांगेगा, सारे कंट्रीज़ को हेल्प मांगेगा, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है तो उन कंट्रीज़ को उसकी हेल्प करनी भी पड़ेगी।
ठीक है, मतलब मिल के काम करेंगे बोल के अगर वो जुड़े हैं, तो अगर भूटान को टेक्निकल फील्ड में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो इंडिया को जाना पड़ेगा ना भूटान की हेल्प करने के लिए। सो ऐसे ही चीज़ में अगर भूटान के पास वो सामान नहीं है तो उसी सामान को मार्केट ओपन करके भूटान में देने के लिए भी ये चीज़ बना है, टू ओपन द मार्केट बिटवीन दिस नेशंस। ओके, टू हेल्प इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स, ये बना है। फिर आते हैं चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस झेलने पड़े। ऑब्जेक्टिव्स हो गए, क्या क्या थे ऑब्जेक्टिव्स? टू प्रोमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड क्या था दूसरा? वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब इंसान की अच्छाई करने, मतलब इंसान के साथ कुछ अच्छा करने के लिए एंड उनकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। देखो अगर समझ जाओगे ना, तो अगर बोलते बोलते इंग्लिश में भूल गए तो भी जो याद रखा है ना समझ के वो चीज़ याद आ जाएगा, तो उसको तुम ट्रांसलेट करके लिख सकोगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इम्प्रूव वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड क्या था दूसरा? क्वालिटी बढ़ाना। ठीक है, टू इम्प्रूव वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोमोट क्वालिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। टू प्रोमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ। ओके, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ। फिर दूसरा आता है टू प्रोमोट एंड स्ट्रेंथन सेल्फ रिलायंस अमंग द नेशंस बाय वर्किंग टुगेदर। ठीक है, फिर तीसरा आता है, क्या आता है तीसरा? कोऑपरेट करना। ठीक है, कोऑपरेट करना नेशंस के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर कोऑपरेट करेंगे तो पीसफुल एंड स्टेबल इन्वायरमेंट बनेगा ना। टू क्रिएट पीसफुल एंड स्टेबल इन्वायरमेंट थ्रू कोऑपरेशन, टू क्रिएट पीसफुल एंड स्टेबल इन्वायरमेंट, ये है तीसरा। एंड ऑल्सो टेक्निकल कल्चरल फील्ड में हेल्प करना। ठीक है, टू हेल्प इन टेक्निकल कल्चरल साइंटिफिक सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स, टू हेल्प इन इकोनॉमिक, टेक्निकल, साइंटिफिक, सोशल एंड कल्चरल फील्ड्स ऑल्सो। ये भी हुआ एक, 4 हो गए। ठीक है, अब 2 बचे हैं। फिर क्या आता है कि मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना। टू बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट among the nations. Okay, among the member countries, member states. फिर आता है क्या करना? कोऑपरेशन बढ़ाना। टू इंक्रीज कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग नेशंस, बाकी डेवलपिंग नेशंस के साथ कोऑपरेट करना। टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन। इन सब चीज़ों के लिए क्या बनाए? सार्क बनाए, ओशियन बनाए, बिम्स्टेक बनाए, यूरोपियन यूनियन बनाए। फिर चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस इन द मैटर्स ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो बिग चैलेंज। देखो अब सारी मतलब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि म्यूचुअल डिपेंडेंस अच्छे से नहीं होता है। अगर 2 देश मिलकर अच्छे से काम नहीं करेंगे, 2-4 देश एक साथ मिलकर अगर काम नहीं करेंगे, मिलकर अगर वो लोग काम नहीं कर सकते लाइक ट्रेड के मैटर में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। मतलब देखो कि अब मार्केट ओपन करना पड़ेगा ना, अगर ट्रेड बढ़ाना है तो मार्केट ओपन करना पड़ेगा। एंड अब देखो सार्क में कौन कौन से कंट्री है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, ये सब कंट्रीज़ है ना, ये सब कंट्रीज़ है यहाँ पे सार्क में। तो अब क्या होता है कि इंडिया, पाकिस्तान, इनमें टेंशन से राइज होते रहते हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। अब इंडिया अपनी मार्केट ओपन नहीं कर सकती ना पाकिस्तान के लिए। अगर देखो पाकिस्तान भी इंडिया के लिए मार्केट ओपन नहीं कर सकता ना। अगर इंडिया ने पाकिस्तान के लिए मार्केट ओपन कर दिया तो क्या पता पाकिस्तान के टेररिस्ट इंडिया में घुस जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा टेंशन, बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि म्यूचुअल डिपेंडेंस नहीं हो पाता है, एक दूसरे के ऊपर ये लोग निर्भर नहीं कर सकते। अगर ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, अगर ये लोग एक दूसरे के साथ मिल के काम नहीं कर सकते ये लोग, लाइक ट्रेड के मैटर में। अगर इंडिया ने अपनी इकोनॉमी, अपने मार्केट खोल दिए तो क्या पता पाकिस्तान के घुसपैठ है, पाकिस्तान के टेररिस्ट इंडिया में आ जाए। ठीक है, क्योंकि अब पाकिस्तान कम डेवलप्ड है ना इंडिया से। अगर देखो पाकिस्तान डेवलप्ड होता है इंडिया से ज़्यादा तो क्या पता पाकिस्तान में इंडिया के घुसपैठिए घुस जाए, इंडिया का टेररिस्ट पाकिस्तान में हमला करने के लिए घुस जाए, हो सकता है ना ऐसा।
दैट्स नॉट अ बिग डील, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए उन लोगों को क्या करनी पड़ेगी, अपनी मार्केट बंद करनी पड़ेगी, मार्केट ओपन नहीं कर सकते। सो मतलब ट्रेड इनका अच्छे से नहीं चलेगा। एंड ड्यू टू द लैक ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस इन द मैटर्स ऑफ ट्रेड, दिस इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम, बिग चैलेंज है इनके लिए। म्यूचुअल डिपेंडेंस की अगर कमी रहेगी ना ट्रेड के मैटर में, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्या होगा कि ट्रेड के मैटर में, ट्रेड के विषय में वो लोग क्या नहीं कर सकते, वो लोग डिपेंडेंस नहीं बना सकते, मतलब उनमें म्यूचुअल डिपेंडेंस की कमी कम बन जाएगी, कमी रहेगी, तो वो नहीं क्या नहीं कर सकते, वो ट्रेड अच्छे से नहीं बढ़ा सकते, इकोनॉमी नहीं बढ़ा सकते। अब क्या होता है कि जो भी नेशंस होता है दूसरे नेशन से ज़्यादा अपने नेशंस को बढ़ाना चाहता है ना, अपने देश के फायदे को वो क्या करना चाहता है, अपने देश का ज़्यादा फायदा देखना चाहता है। नेशंस ऑफन गिव मोर इंपॉर्टेंस टू देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट लीडिंग टू मिसट्रस्ट अमंग द नेशंस। लाइक अब इंडिया ने अगर कोई मत रख दिया, इंडिया ने अगर कुछ कह दिया कि ये करना सही रहेगा, तो बाकी देश क्या सोचेंगे, पक्का इंडिया अपने फायदे के लिए सोच रहा होगा, इंडिया का फायदा है इसीलिए तो इसने ये आइडिया प्रपोज किया। अगर इंडिया का फायदा नहीं होता तो ये आइडिया वो प्रपोज नहीं करता, इंडिया का फायदा है तो क्या पता हमारा नुकसान हो इस बात में। मतलब इस प्रकार का एक मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है ना, वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। एंड जब वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वो एक संगठन में वो लोग हैं बट एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं ना वो लोग, मतलब बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाती है कि मतलब लाइक होता है ना कि नेशन क्या करते हैं, नेशंस गिव मोर इम्पोर्टेंस टू देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट विच लीड टू द मिसट्रस्ट अमंग द नेशंस। कोई भी नेशन, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, चाहे मालदीव्स हो, कुछ भी हो, वो क्या सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे ना, अपने देश के इंटरेस्ट के बारे में। अगर उनके देश को फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो उसमें थोड़ी काम करेंगे। उनके देश को फ़ायदा हो रहा है, अपने मतलब नेशनल इंटरेस्ट हो रहा है, उनके देश को फ़ायदा हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, उस चीज़ को काम करेंगे, उस चीज़ को मोर इंपॉर्टेंस देंगे। किस चीज़ को मोर इंपॉर्टेंस देंगे, अपने देश के फ़ायदे को, जिसकी वजह से क्या होगा, देश के बीच में मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। Nations often give more interest, okay, nation often gives more importance, nations often give more importance to their own national interest which leads to mistrust among the nations। एक ये हो गया, एक हो गया लैक ऑफ डिपेंडेंस, लैक ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस, ओके, लैक ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस इन द मैटर्स ऑफ ट्रेड, इन द मैटर्स ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज। फिर क्या होता है कि जो मेंबर कंट्रीज़ होते हैं ना, उनके अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स, आइडियोलॉजीज एंड नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है। एक दूसरे के साथ मिलकर डिसीजन मेक करना मतलब स्लो एंड डिफ़िकल्ट हो जाता है, डिसीजन मेकिंग स्लो भी हो जाती है एंड इवन डिफ़िकल्ट भी हो जाती है, क्योंकि दोनों जो कंट्रीज़ है उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स कुछ अलग हैं। किसी के पॉलिटिकल सिस्टम्स अलग भी हो सकते हैं, आइडियोलॉजीज अलग हो सकती है, लाइक रिलीजियस कल्चरल गॉड अलग होते हैं, वैसे आइडियोलॉजी भी अलग हो सकती है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ऐसी हो सकती है कि मुस्लिम देश, तो इंडिया की माइथोलॉजी हो सकती है हिंदू देश, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है ना। और अपने फ़ायदे के लिए सोचिए, पाकिस्तान क्या सोचेगा, इंडिया को क्यों डेवलप करने दो ना, मैं खुद डेवलप हो जाती हूँ। इंडिया क्या सोचेगा, पाकिस्तान को क्यों डेवलप होने दो ना, मुझे डेवलप होना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब अपने अपने फ़ायदे को देखते देखते ना ये लोग क्या कर देते हैं कि मतलब अपने जो एक डिसीजन उन लोगों को लेना होता है वो बहुत मुश्किल बना देते हैं, खुद अपने आप ही वो उस डिसीजन को बहुत मुश्किल बना देते हैं, ठीक है। मेंबर कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, आइडियोलॉजीज एंड इवन नेशनल इंटरेस्ट। सारे मेंबर स्टेट्स जो भी है, मेंबर स्टेट्स हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज, ओके, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड इवन डिफरेंट नेशनल इंटरेस्ट विच मेक्स डिसीजन मेकिंग स्लो एंड डिफिकल्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसीजन लेना बहुत ही धीरे, मतलब बहुत ही धीरे धीरे हो जाता है डिसीजन लेने का काम, एंड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। कुछ नेशंस बहुत अमीर है, कुछ नेशंस बहुत अमीर है, बल्कि फिर कुछ बहुत गरीब भी है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट में एक इम्बैलेंस बन जाता है, ठीक है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट में इम्बैलेंस बनता है जब बहुत कुछ कंट्रीज अमीर हो एंड कुछ गरीब। Some countries are rich, some nations are rich while others are poor, which creates imbalance among which creates imbalance in trade and development. ट्रेड एंड डेवलपमेंट में इम्बैलेंस पैदा करता है। क्या इम्बैलेंस पैदा करता है ट्रेड एंड डेवलपमेंट में? ट्रेड एंड डेवलपमेंट में क्या चीज़ इम्बैलेंस पैदा करती है? कुछ देश का धनी होना एंड कुछ देश का गरीब। सम नेशंस आर रिच एंड वाइल अदर्स आर poor, which creates imbalance among the nations, imbalance and also imbalance among the trade and development में imbalance पैदा कर दिया ये बात।
अगर दो मेंबर कंट्रीज़ के बीच में ना कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन्स अगर राइज होते हैं तो कोऑपरेशन नहीं हो पाता है। इंडिया एंड पाकिस्तान मिलके कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाता है। मैं इंडिया एंड पाकिस्तान इसे लेकर रही हूँ कि क्योंकि ये दो देश की मतलब दुश्मनी बहुत ही ज़्यादा गहरी है। लोगों की दोस्ती बहुत गहरी होती है, बट इंडिया एंड पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत गहरी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इंडिया एंड पाकिस्तान इन ऑल द मैटर्स, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स में वो सूट करता है। अब देखो, अगर मेंबर कंट्रीज देखिए ऑर्गेनाइजेशन में, उन दो मेंबर कंट्रीज के अंदर क्या है, कन्फ्लिक्ट्स राइज होते हैं, मतलब दुश्मनी है उनके पास, टेंशन अराइज होते रहते हैं, प्रॉब्लम्स अराइज होते रहते हैं। तो वो चीज़ क्या करता है, कॉपरेशन कम करता है ना, उन देशों के बीच कॉपरेट नहीं हो पाते, वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं कर पाते। एंड जब वो एक दूसरे के पास कॉपरेट नहीं कर पाते, ऐसे छोटे छोटे जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना नेबरिंग कंट्रीज में, ये मीटिंग्स एंड एग्रीमेंट्स ब्लॉक कर देते हैं। सार्क में भी हुआ था ये चीज़, हम लोग देख सकते हैं, सार्क में हुआ था, ठीक है। कन्फ्लिक्ट हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन्स राइज हो गए थे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जब वहाँ पे 19 समिट होने वाला था। जब सार्क का 19 समिट इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाला था, तब एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जब पाकिस्तान पुलवामा अटैक करता है इंडिया में। एंड पाकिस्तान का एक सुसाइड बॉम्बर होता है अदिल अहमद दर। वो अदिल अहमद दर एक सुसाइड बॉम्बर होता है जो कि क्या करता है, एक गाड़ी में आता है बैठ के, मतलब अपने अंदर बॉम्ब लेके गाड़ी में आता है, एंड वो गाड़ी जाके एक बस में ठोक देता है। जब वो गाड़ी जाके एक बस को ठोक देता है तो वहाँ पे 2000 या कितने सीआरपीएफ जवान पर्सनल बैठे हुए होते हैं, तो उनमें से 40 सीआरपीएफ जवान मर जाते हैं, 40 सीआरपीएफ जनरल्स मर जाते हैं वहाँ पे। जब 40 सीआरपीएफ पर्सनल्स मर जाते हैं तो क्या होता है, एक ब्लैक डे के रूप में उस चीज़ को मनाया जाता है, उसको पुलवामा अटैक कहते हैं, ठीक है। कश्मीर के पुलवामा में ये अटैक हुआ होता है, सो दिस इज नॉन एज पुलवामा अटैक। एंड उसी दिन को ये चीज़ हुआ था 14 फरवरी में, 2019 का 14 फरवरी में, दैन इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, पुलवामा अटैक। ब्लैक डे भी मनाया जाता है, इसलिए 14 फरवरी को 40 सीआरपीएफ पर्सनल्स मरे थे। तो मतलब ऐसा एक प्रॉब्लम अराइज हुआ था उस टाइम पे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, अब इंडिया एंड पाकिस्तान एक साथ मिलके उस टाइम नहीं कर पाए ना, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के साथ मिलके उस टाइम पे कोई भी एग्रीमेंट या मीटिंग नहीं कर सकते थे, जो कि सार्क का होने वाला था 19th में, 19th समिट होने वाला था, वो समिट कैंसिल हो गया, मीटिंग ब्लॉक हो गई ना वो। ऐसे ही अगर नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स पैदा होती है तो मीटिंग्स ब्लॉक होती है, एग्रीमेंट्स ब्लॉक करने पड़ते हैं, एग्रीमेंट्स कैंसिल करने पड़ते हैं। मतलब कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज रिड्यूसेस कॉपरेशन को कम कर देती है। एंड ऐसे डिस्प्यूट्स अगर नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में होंगे ना, तो मीटिंग एंड एग्रीमेंट भी ब्लॉक करने पड़ जाते हैं। Influence from powerful global nations and or organizations sometimes affect regional unity. बाकी के जो नेशंस होते हैं ना, मतलब तुम लोग ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लोगों को तो वैसा करना चाहिए, ऐसे आग लगाने वाले लोग बहुत होते हैं लाइफ में भी एंड नेशंस में भी, ठीक है। जो पावरफुल ग्लोबल नेशंस होते हैं ना, उनसे मतलब इन्फ्लुएंस्ड होकर, मतलब जो पावरफुल ग्लोबल नेशंस होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर ये अपनी रीजनल यूनिटी को कभी कभी हार्म कर बैठते हैं, अफेक्ट करते, मतलब ये जो इन्फ्लुएंस लेते हैं ना ये लोग, मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये पावरफुल ग्लोबल नेशंस ने ऐसा ऐसा किया इसलिए तो ऐसा हुआ होगा बोल के वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं पावरफुल ग्लोबल नेशंस से एंड इवन ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि क्या करता है, कोई टाइम अच्छा होता है ऐसा करना, बट कोई टाइम क्या हो जाता है कि रीजनल यूनिटी अफेक्ट कर जाती है। ये चीज़ क्या अफेक्ट करती है, रीजनल यूनिटी अफेक्ट करती है। सो व्हाट आर द चैलेंजेस, लैक ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस in the matters of trade among the nations is a big challenge, फिर दूसरा क्या है, कॉपरेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। मेंबर कंट्रीज कैन नॉट कोऑपरेट, ओके। टेंशन्स एंड प्रॉब्लम्स, अगर कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन्स अगर मेंबर कंट्रीज के बीच में है, कन्फ्लिक्ट और टेंशन्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स रिड्यूसेस कोऑपरेशन, डिस्प्यूट्स बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज ब्लॉक मीटिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, nations often give more importance to their own national interests, leading to mistrust among nations. Member countries have different political systems, ideologies, and national interests, which makes decision making slow and difficult. Some nations are rich while some are even poor, which creates imbalance in trade and development. Influence from powerful nations and organizations sometimes affects regional unity. ये थे कुछ challenges जो कि सार्क, आसियान, बिम्स्टेक, यूरोपियन यूनियन सबके challenges है। एंड कुछ फंक्शंस एंड रूल्स भी हैं यहाँ पे। ये क्या करता है, ट्रेड मतलब मेंबर नेशंस के बीच में, मेंबर स्टेट्स के बीच में ट्रेड को इनकरेज करता है।
बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स एंड टैरिफ्स को रिड्यूस करके ये ट्रेड इनको मतलब ट्रेड बैरियर्स एंड टैरिफ्स को रिड्यूस करके और मार्केट ओपन करके ये ट्रेड क्या करता है, ट्रेड को बढ़ाता है। दूसरा है कि कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए मेंबर कंट्रीज के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उसे रिड्यूस करने के लिए काम करता है एंड इवन रीजनल स्टेबिलिटी भी बनाए रखता है। एंड ये एजुकेशन, टूरिज्म, कल्चरल एक्सचेंज, पीपल टू पीपल कंटैक्ट को प्रमोट करता है। ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करता है, टूरिज्म को प्रमोट करता है, कल्चरल एक्सचेंजेस को प्रमोट करता है एंड इवन पीपल टू पीपल कंटैक्ट को भी ये प्रमोट करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, यूनिटी बढ़ती है एंड इवन नेशंस के बीच फ्रेंडशिप बन रहा है। It cooperate during natural disasters, pandemics and emergencies by providing aid and support. Like अब इंडिया ने टर्की को किया था ना, जब वहाँ पे अर्थक्वेक ना कुछ आया था, तब इंडिया ने टर्की को हेल्प किया था। इंडिया ने टर्की को, सबसे पहले इंडिया था टर्की की हेल्प करने के लिए, बट टर्की क्या कर देता है, बाद में जब पाकिस्तान एंड इंडिया का युद्ध होता है तब टर्की इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसा होता है, किसी को हम सपोर्ट करते हैं तो वो दूसरे हमें सपोर्ट ना करके किसी और को सपोर्ट करे तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। सो इंडिया ने क्या किया था, टर्की को सपोर्ट किया था, पर टर्की ने इंडिया को धोखा दे दिया लास्ट मोमेंट में। तो ऐसे डिजास्टर्स में क्या किया था, इंडिया ने सपोर्ट किया था। तो ऐसे ही अगर हम ऐसे ही कॉपरेट करने के लिए, ठीक है, इसके फंक्शन ये क्या करते हैं, कॉपरेट करता है। जब नेचुरल डिजास्टर, कोई बड़ी पैंडमिक्स आ जाए या इमरजेंसीज हो जाए, मतलब इमरजेंसीज कोई आ जाए तो एड एंड सपोर्ट, मतलब उसको हेल्प करके वो क्या करता है, कॉपरेशन बनाता है, मतलब ऐसे टाइम पे कॉपरेट करते हैं। इट सपोर्ट्स प्रोजेक्ट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी विद इन द रीजन। लाइक अब ये एशिया क्या बल्कि एक रोड बन रहा है ना, एशियन हाईवे, ये जो रोड बन रहा है ये एशिया को कनेक्ट करता है, इंडिया से नेपाल को कनेक्ट करता है, नेपाल से किसी देश को कनेक्ट करता है, मतलब ऐसे एक मतलब इंटरनेशनल अगर बॉर्डर को कनेक्ट करता है तो ऐसे जो कनेक्टिविटी बढ़ाता है, इस चीज़ को ऐसे मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। एशियन हाईवे जैसे प्रोजेक्ट्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट हो गए ना, ये वैसे ही कम्युनिकेशन के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं विद इन द रीजन, जिसको सपोर्ट करता है। लीडर्स ऑफ मेंबर स्टेट मीट रेगुलरली टू डिस्कस रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज। रेगुलरली मीन्स अब हर दिन तो नहीं, बट अब किसी सेशंस में मीट ड्यूरिंग द सेशंस। लीडर्स मेंबर स्टेट के जो लीडर्स होते हैं ना, वो किसी सेशंस में जाके रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए वो मीट करते हैं। सो ये क्या थे, फंक्शंस एंड रोल्स थे सबके, सिर्फ सार्क के नहीं, ओके, एशियान के भी, यूरोपियन यूनियन के भी एंड इवन बिम्स्टेक के भी। फिर आते हैं कंपोजिशन में फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स भी तुम लोग लिख सकते हो एट द लास्ट, बट पहले ये लिखना कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, फाइनल मेंबर्स कितने हैं, कौन कौन से हैं। अगर फाउंडिंग ज़्यादा है, लाइक यूरोपियन यूनियन के 27 फाइनल मेंबर है, बट फाइंडिंग मेंबर्स कम है ना, यूरोपियन यूनियन के फाइंडिंग मेंबर शायद 6 फाइंडिंग मेंबर होंगे। तो वैसे क्या कर सकते हो तुम लोग, ऐसे तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है, कितने मेंबर्स थे, हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, लाइक ऑब्जेक्टिव्स में बताए ना किस चीज़ पे फोकस करता है, नेशनल इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करने के लिए, कॉपरेशन बनाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, पीसफुल एंड स्टेबल इन्वायरमेंट बनाने के लिए, कल्चरल टेक्निकल फील्ड्स में मदद करने के लिए एंड इवन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ये काम करता है। तो ये सब चीज़ लिखना है, दैट्स ऑल दैट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में से इतने पॉइंट्स तो अच्छे से पढ़ना है एंड इवन सार्क के प्रिंसिपल्स क्या क्या है वो भी पढ़ना, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ, वो आप लोग ढूंढ के लिख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो पूरी देखी है आपने तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि पूरी वीडियो देखी है। थैंक यू बोल के मतलब मैं आप लोगों को थैंक यू बोल रही हूँ कि मतलब ऐसे कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्या क्या डाउट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।